नमस्कार, मैं विनोद चार जेएसबीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेवाड़ राज्य के राज्य कवि पंडित नरेंद्र मिश्र उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखी गई पद्मिनी की एक कविता है, उस कविता को पढ़ते हैं। उस कविता के बारे में वो कविता मैं आपको सुनाता हूं। बड़ी अच्छी, बड़ी अद्भुत रचना है, जिसमें गोरा और बादल के रण कौशल का वर्णन किया गया है। गोरा और बादल, गोरा जो रावल रतन सिंह के सेनापति थे, उनके अद्भुत युद्ध कौशल का वर्णन इसमें किया गया है। अद्भुत युद्ध कौशल के बारे में बताया गया है। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं रावल रतन सिंह पर, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए काफी दिनों तक घेरा डाले वहां रहते हैं, उसके बाद में भी वो पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक शर्त रखी जाती है, एक शर्त, दोनों के बीच में मैत्री होती है, मित्रता होती है, और वो जो मित्रता होती है उसके तहत ये कहा जाता है कि पद्मिनी के दर्शन करवा दिए जाएंगे। पद्मिनी के दर्शन करवा दिए जाएंगे, शीशे में उनके दर्शन करवा दिए जाएंगे। और जब ये शर्त रखी जाती है तो उनका सेनापति, रावल रतन सिंह का सेनापति जो है गोरा, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम क्यों किसी को इस प्रकार से पद्मिनी के दर्शन करवाएं। तो रतन सिंह उन्हें कहता है कि तुम नहीं जानते हो, बात बात पर तलवार निकाल लेते हो, तुम्हें पता नहीं है राजनीति किस तरह से की जाती है, राजनीति किस ढंग से होती है, तुम्हें पता नहीं है। और इस बात पर स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है गोरा के, और गोरा रावल रतन सिंह को छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो दर्शन करवा के फिर एक शिष्टाचार पूर्वक छोड़ने के लिए बाहर आते हैं रावल रतन सिंह, तो अलाउद्दीन खिलजी उन्हें कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। बस उसी प्रकार की, उसी तरह की ये रचना है जो पंडित नरेंद्र मिश्र के द्वारा जो मेवाड़ के राजकवि हुए, उनके द्वारा रचित है। और वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। बंदी बना करके ले जाते हैं और फिर वहां से संदेश भेजते हैं। जैसे ही संदेश मेवाड़ दरबार में पहुंचता है, खलबली मच जाती है। और क्या आता है, 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला फिर नहीं आया, 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला नहीं आया, यदि न तुमने रूप की रानी को दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर भर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजय स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। सेनापति गोरा रुष्ट होकर चले गए थे। क्या प्रसंग, जो प्रसंग था उसके बारे में मैंने आपको अभी इसके प्रारंभ में बताया है। रुष्ट होकर चले गए थे। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागण छोड़ गए थे, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागण छोड़ गए थे। रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो रानी पद्मिनी स्वयं अपने कुछ विश्वस्त अंगरक्षकों के साथ स्वयं घोड़े पर सवार होकर वन वन घूमती है, और रावल जो सेनापति गोरा थे उनकी खोज में वो निकलती है। तो कहते हैं कि एक जगह उन्हें दिखाई देता है कि गोरा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, बिजोलिया के जंगलों में उन्हें मिल जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। और उनके पास में जाती है पद्मिनी और उन्हें क्या कहती है, देखिए वही संवाद आगे। रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, जो खिलजी का संदेश आया हुआ था वो संदेश पद्मिनी गोरा को सुनाती है। पर वीरता का अपमानित ज्वर न मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं।
बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं। उसको कहा गया था कि तुम राजनीति के बारे में, तुम राजनीति नहीं जानते हो, राजनीति कैसे की जाती है तुम्हें पता नहीं है। तब कहता है कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, बहुत तुच्छ हूं मैं तो, राजनीति क्या जानूं। निर्वासित हूं, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। पद्मिनी कहती है कि देखो इस प्रकार से क्रोध करने का समय नहीं है, मेवाड़ पर बहुत बड़ी मुसीबत है, इस प्रकार से क्रोध करोगे तो फिर मेवाड़ आपके हाथ से चला जाएगा। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का, अगर धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का, और दिल ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा माफ करो सेनानी, राणा ने जो किया जो कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। कैसा अद्भुत दृश्य है, बड़ा विचित्र दृश्य है। एक रानी जो एक सेनापति के चरणों में झुक रही है, अद्भुत स्थिति। और जैसे ही वो देखता है, गोरा देखता है कि पद्मिनी रानी है, वो उनके चरणों में झुक रही है, तो क्या कहता है ये क्या करती हो। गोरा पीछे हट बोला, है ये क्या करती हो। गोरा पीछे हट बोला, रजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था सोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा। अब उनको अलग अलग नाम दे रहा है, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से उनको संबोधित कर रहा है। और क्या कह रहा है, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। बड़ी अद्भुत दृश्य इस प्रकार का। और एक प्रतिज्ञा करता है, एक प्रण लेता है, एक प्रतिज्ञा लेता है। इतिहास में इसे दो ही प्रण हुए। महाभारत में देखते हैं तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, मृत्यु को कहा था कि साइड में खड़े हो जाइए, अभी मेरे पास समय नहीं है। मृत्यु को इंतजार करवाया था भीष्म पितामह ने कि अभी समय नहीं है जाने का, अभी समय नहीं जाने का, जब समय जाने का समय आएगा तब मैं अपने आप चला जाऊंगा। और मृत्यु को कहा कि तुम एक कोने में जाकर खड़ी हो जाओ। और उसी प्रकार की दूसरी प्रतिज्ञा यहां पर कौन करता है, गोरा करता है। और कहता है कि एक बार तो जब तक गोरा के इस शरीर पर यह शीश है, तब तक मेवाड़ के इस राजा का, राहुल रतन सिंह का बाल भी बांका नहीं हो सकता। और अगर मेरा शीश धड़ से अलग हो जाए तो भी एक पहर तक में 3 घंटे तक तो मेरा धड़ है वो भी युद्ध करेगा, शीश कटने के बाद में धड़ भी युद्ध करेगा। और प्रण लेता हूं कि राणा को सकुशल चितौड़ लाकर रहूंगा। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का शीश नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक पहर तक शीश कटने पर भी कबंध युद्ध करेगा, और एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की सौगंध महाराणा वापस आएंगे। और क्या कहता है कि एक लिंग की सौगंध महाराणा वापस आएंगे, और महाप्रलय के घोर प्रवंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाग गई हो वीर भवानी। दोहराता हूं सुनो, दोहराता हूं, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। और एक योजना बनाई जाती है, एक योजना बनाई जाती है, और योजना अनुसार कि 700 पालकियां सजाई जाए, 700 पालकियां सजाई जाए। उन 700 पालकियों में वीर सैनिक बैठेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास में यह संदेश भिजवा दिया जाए, अलाउद्दीन खिलजी के पास में संदेश यह भिजवाया जाए कि पद्मिनी स्वयं आ रही है, स्वयं आएगी उनके साथ, उनके पास, और अपनी 700 सहेलियों के साथ में आएगी, 700 और डोलियां लेकर आएंगे। देखिए, गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। बांकुरे बादल से सेनापति गोरा बोले, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है। खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वह संग लिए आती है कि 700 सखियों के साथ में आएगी। लेकिन योजना यह थी कि उनमें वीर योद्धा बैठेंगे, महिलाओं के वेश में, महिलाओं के वेश में पुरुष बैठेंगे, और 4 उठाने वाले रहेंगे, एक अंदर बैठेगा। यानी एक पालकी के साथ में कितने सैनिक, 5 सैनिक।
700 पालकियां जाएगी, प्रत्येक पालकी के साथ में 5 सैनिक जाएंगे और एक पालकी में एक लोहार बैठ, वो जो पद्मिनी का जो रूप धारण करेगा वो एक लोहार करेगा, लोहार। और वो लोहार क्या करेगा, आगे जाकर रतन सिंह की बेड़ियां काटेगा। देखिए, खबर भेज दो दिल्ली, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वह संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और जब 700 पालकियां वो उस प्रकार से जाती हैं तो बादल, गोरा जो सेनापति था, और गोरा और बादल काका भतीजा थे, गोरा और बादल काका भतीजा थे। गोरा जिनकी उम्र 80 वर्ष की थी, जिनकी उम्र 80 वर्ष की थी, और बादल उनका भतीजा जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। मात्र 14 वर्ष का वो वीर बालक जिस प्रकार से रण कौशल का अद्भुत परिचय देता है, वो वास्तव में एक वीर योद्धा का स्मरण करवाता है। बादल जिनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और गोरा ने ही पुत्रवत उनका पालन किया था, गोरा ने पुत्रवत अपने भतीजे का पालन किया था। तो देखिए, और बड़ा अद्भुत दृश्य है ये भी कि सेना जा रही है युद्ध करने के लिए, और जो बादल है उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गोरा के द्वारा दी गई है, और वो बादल जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी की गई है, मातृवत, मातृशक्ति के रूप में माता के समान, उनकी माता के समान जो पद्मिनी है, वो पद्मिनी स्वयं उनके तिलक करके उनको विदा कर रही है, उनका कुमकुम से तिलक करके उनको विदा कर रही है। बड़ा अद्भुत दृश्य। तो देखो, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले। ये बात मैंने भी आपको बताई है, एक वीर जो महिला के वेश में उसमें बैठा था, 4 उठाने वाले, यानी एक पालकी के साथ में 5 सैनिक, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस्त में जगी ज्योति की रेखा, गोरा बादल के अंतस्त में जगी ज्योति की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भरकर देखा। चित्तौड़ दुर्ग को देखते उन्हें पता था फिर से चित्तौड़ दुर्ग देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, फिर से चित्तौड़ दुर्ग नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपने प्राणों की आहुति देनी थी, वहां पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करना था, मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने जो स्वामी थे उन स्वामी की रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग करना था। उन्हें पता था कि लौटकर नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, कर अंतिम प्रणाम, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भरकर देखा। कर अंतिम प्रणाम, घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, कर अंतिम प्रणाम, घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, देशभक्ति की लिखने को निकल पड़े अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। सॉरी। जा पहुंची एक दिन डोलियां खिलजी की सरहद में, और वहां से रवाना होते हैं, और एक वो समय आता है जब दिल्ली सीमा में ये सैनिक डोलियों के साथ में, पालकियों के साथ में पहुंच जाते हैं। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में, और दूत है वो खिलजी के पास में जाता है, उनके राज दरबार में जाता है, और क्या कहता देखो, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं, एक मगर फरियाद फकत उनकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। एक योजना बनाई गई थी, और उस योजना के तहत कि उनको कहा जाएगा कि दोनों का मिलन करवा दिया जाए, और उसी समय वो जो लोहार है वो क्या करेगा, एक पालकी में लोहार, पद्मिनी के वेश में लोहार बैठा हुआ, वो लोहार क्या करेगा, वहां जाएगा, अंतिम वो जो रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह तक जाएगा, और वो क्या करेगा, उनकी बेड़ियां काटेगा, रावल रतन सिंह की बेड़ियां काटेगा, और उनके पीछे गोरा है वो कुछ पालकियों में, कुछ पालकियां हैं उनके साथ में वो गोरा भी जाएगा, और क्या करेगा, रतन सिंह को छुड़वा कर लाएगा। तो देखिए, राणा मगर एक फरियाद भगत उनकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा था, यह सुनकर फौरन हुक्म किया था, बड़े ही शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था।
वो शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। उनके द्वारा जो फरमान आदेश दिया गया वो गोरा तक पहुंचाया जाता है दूत के माध्यम से। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। गोरा झूम उठते हैं, उनकी प्रसन्नता का, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि हाँ, हम योजना में, अपनी जो योजना थी उस योजना में सफल हो रहे हैं। तो प्रसन्नता, और तुरंत अपने भतीजे बादल को अपने पास में बुलाते हैं। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे जाएगा। गोरा उसके पीछे पीछे जाएगा 10 डोलियां लेकर। ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। ये बंधन, लोहार, ये बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, कुछ घुड़सवार उधर भी तैयार रहेंगे। अगर हमला, उन पर आक्रमण होता है तो वो घुड़सवार मोर्चा संभाल लेंगे और वो राणा रतन सिंह को, रावल रतन सिंह को वहां से मुक्त करवाकर छुड़ा करके ले आएंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं। जैसे ही राणा आता है वो जो घुड़सवार है वो आंधी बन जाए, यानी दौड़ने लग जाएं राणा रतन सिंह को, रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह राणा रतन सिंह है, उस राणा रतन सिंह को वहां से उन्हें सुरक्षित ले जाना है। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना। अगर भेद खुल जाए, योजना का पर्दाफाश हो जाए तो पल भर की भी देर मत करना, समय बिल्कुल भी मत गंवाना। तुरंत आक्रमण, तुरंत वार कर देना। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल भर की भी देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। अपने रण कौशल का, अपना रण कौशल दिखलाना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर आगे न बढ़ने देना। जिस रास्ते से राणा जा रहे हैं ना, उस रास्ते की तरफ उनको मत आने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए। क्या पंक्ति है! मेरे लाल लाडले बादल आन न जा पाए, और तिल तिल कट मरना, लेकिन मेवाड़ी मान न जा पाए। ऐसा ही होगा काका, बादल कहता है गोरा को, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं। हो न सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड लड़ा लूं। कि शायद इसके बाद में मिलन नहीं होगा, मिलना नहीं होगा, अंतिम बार तुझसे लाड लड़ा लेता हूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस्त मन भरा आया। सावधान कह पुनः पद पर बढ़े गोरा सेनानी। सावधान कह पुनः पद पर बढ़े गोरा सेनानी। पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। आंखों में पानी आ जाता है, दुखी हो जाते हैं, लेकिन महसूस नहीं होने देते हैं दूसरों को कि ये दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू है। उन्हें पता था कि अब मर मिटना है, अपना भतीजा भी इनके साथ में मर मिटेगा। और बूढ़ी आंखों से पानी आ जाता है। बूढ़ी आंखें, बूढ़े थे, 80 साल की उम्र थी, आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं, उनको तुरंत पूछ लेते हैं। किसी को सामने ऐसा जाहिर नहीं होने देते हैं कि इनकी आंखों में पानी है, इनकी आंखों में आंसू है। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। पछतावा होता है, पश्चाताप होता है कि मैंने जिस सेनापति को यह बात कह दी थी, मुझे नहीं कहनी थी, फिर भी वो सेनापति मुझे स्वतंत्र करवाने के लिए यहां पर आया। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। खिलजी के सेनापति को पहले से शंका थी, मेवाड़ी वीर योद्धा इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। मेवाड़ी वीर योद्धा इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ न कुछ काला है। और इसी कारण कि यहां पर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो कोई न कुछ है, और वो पहले से उसको इस बात का शक था, और वही होता है, उनका शक है वो सही होता है। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब ये मिलन लखा समझा पद्मिनी नहीं आई है, आभास हो जाता कि पद्मिनी नहीं आई है। इस प्रकार से उनको मिलता हुआ देखते हैं तो पहले से उन्हें पता चल जाता है कि पद्मिनी नहीं आई है। जब ये मिलन सका समझा पद्मिनी नहीं आई है, और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा।
निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोक जबरन चित्तौड़ पटाया। उनको चित्तौड़ के लिए रवाना कर देते हैं। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी नारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, जो मेवाड़ी वीर योद्धा थे जो डोलियों में बैठे हुए थे, निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खबर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पद पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे। जफर मोहम्मद जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी की सेना का, उन्हें क्या कहता है, कहा जफर से एक कदम भी आगे न बढ़ सकोगे, और यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर उसकी छाया तुम्हें मिलेगी। रतन सिंह तो दूर, उनकी छाया तक तुम्हें न मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, और लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा अकड़े हुए थे, पर वो तो मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों में। यूं मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी थी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। धोखा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। जब आमने सामने के युद्ध में जफर जीत नहीं पाते हैं तो षड्यंत्र धोखा करते हैं, पीछे से वार किया जाता है। जंगा पर गोरा की जंगा पर पीछे से वार किया जाता है। तो देखो, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया और शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्ष आया। जैसे ही नीचे गिरे, गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। मोहम्मद जफर मोहम्मद, और शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। प्रण किया था पहले से कि धड़ भी युद्ध करेगा, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। एक वार में ही जफर मोहम्मद को बीच में से काट दिया था। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। केवल धड़ ने, शीश नहीं था गोरा, शीश नहीं था, केवल धड़ था, और उस धड़ ने उस सेनापति को मार दिया था। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़लक देखकर, काका का धड़लक बादल सिंह महारौद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच पामरो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। उस तरफ बढ़ जाता है, ज्वालामुखी फटा हो जैसे, दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रंग रंग कहानी। बादल बड़े अद्भुत तरीके से युद्ध करता है, लड़ता है। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी। दुश्मन का भाला उनकी पेट में लगता है, आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। सर पर केसरिया पगड़ी बंधी हुई थी, उसको उतारता है और पेट पर कसकर बांध लेता है और फिर से दुश्मन के सामने आ जाता है। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगाने वह सन्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खपर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरीदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल
पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम अंत में वही जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के शोणित से धोना था, खून की धारा बहा दी। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आ पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धरा गोरा बादल बलिदानी, धन्य धरा मेवाड़ धरा गोरा बादल बलिदानी, जिनके दम से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। एक अद्भुत कविता थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, JSBT क्लासेज, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका प्यार, आपका स्नेह यूं ही बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू।